कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं और कंप्यूटिंग में यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेटअप है उसमें कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट से क्या मुराद है। ये सारी चीज़ें जो है वो आज हम देखेंगे, यही आज का जो हमारा टॉपिक है। इसके कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं उनमें आज हम पहले तो देखेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे कि कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं, और फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में जो कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और उनकी किस तरह से उसको फ़ॉलो करना होता है और उस पे क्या-क्या आप कह लें कि आपके ऊपर पाबंदियाँ होती हैं कि किस तरह से आपने उसको फ़ॉलो करना है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता क्या है। तो एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज़। तो सबसे पहली बात ये है कि जो इंट्रोडक्शन है वो एन एग्रीमेंट होता है किसके दरमियान, टू और मोर पार्टीज़, 2 या 2 से ज़्यादा जो पार्टीज़ हैं, उनके दरमियान किसी किस्म का ये एग्रीमेंट होता है फॉर द डूइंग और नॉट डूइंग। मतलब कि जो एग्रीमेंट है वो ये होगा कि मिल के हमने ये काम करना है, या किसी काम के ना करने पर भी जो आप कह लें एग्रीमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। जैसे इसकी आप कई एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे 2 कंट्रीज़ के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है कि जी ये जो वॉर है वो हमने स्टार्ट नहीं करनी। इस तरह से मतलब कि कुछ ना करने पे भी हो सकता है और कुछ करने पे भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट सर्व्स द फॉलोइंग पर्पसेस। मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स जब आप किसी से करते हैं तो उसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स का जो बेसिक पर्पस है वो क्या है, वो भी हम देखते हैं। सेट आउट द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। सबसे पहले तो ये है कि इन्होंने एग्रीमेंट करवाना होता है, यानी कि एग्रीमेंट सेट करते हैं बिटवीन पार्टीज। वो 2 लोग हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। सेट आउट द एम्स ऑफ द पार्टीज। एम्स मतलब कि आपके जो टारगेट्स हैं या आपका जो एम है, वो भी इसी से जो है वो डिफाइन होता है। जैसे 2 कंपनीज़ के दरमियान कोई एग्रीमेंट हो जाता है कि एक कंपनी ए है, उसने कंपनी बी को कोई सॉफ्टवेयर बना के देना है, तो वो जो उनके अब दोनों को पता चल गया कि हमारा एम क्या है, हमने क्या काम करना है। प्रोवाइड फॉर मैटर अराइजिंग व्हाइल द कॉन्ट्रैक्ट इज रनिंग। कॉन्ट्रैक्ट जब आपका चल रहा है, मतलब आपका एग्रीमेंट है, जैसे आपकी एक कंपनी है और वो समझ लें कि आपकी कॉमर्स की कंपनी है, बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस की, और आप एक किसी कोरियर कंपनी से एग्रीमेंट कर लेते हैं जी कि 2 साल के लिए हम सारी जो डिलीवरी करेंगे वो आपके थ्रू करेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ है 2 साल के लिए। तो वो कहता है कि इस दौरान जितने मैटर राइज़ होने हैं, रेज़ होने हैं, मतलब जितने कोई ऐसे मैटर्स जो बाद में आते हैं किसी वर्किंग के दौरान, उनकी भी जो सारी वर्किंग है या उनके बारे में भी जो बातें हैं, वो सारी इसी में डिस्कस होती हैं। वेज़ ऑफ टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। जो आप कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, उसमें आप फिर ये भी बताते हैं कि इसको अगर टर्मिनेट किया जाएगा, तो वो कैसे किया जाएगा, और अगर टर्मिनेट किया जाता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि टर्मिनेशन पे पेनल्टी होती है कि अगर कोई पार्टी इससे पीछे हटेगी, उसको ये फाइन होगा, जुर्माना होगा, या उसके ऊपर ये पाबंदी लगेगी। कुछ इस तरह से जो चीज़ें हैं, वो इसमें जो है वो काउंट होती हैं। मतलब जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें बेसिकली ये चीज़ें होती हैं, किसी चीज़ के ऊपर आप एग्री करते हैं, उसका एम, स्कोप डिफाइन करते हैं, उसके अंदर जितने मामलात हैं, उनको डिस्कस करते हैं, और फिर ये डिस्कस होता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना होगा, तो किस तरह से आप इसको खत्म कर देंगे। फिर है जी, इफ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर टू हार्श और टू अनफेयर। एक और मतलब सिनेरियो हम देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो काफ़ी हार्श या अनफेयर हैं, कॉजिंग एनी इशू बिटवीन पार्टीज टू बी अनरिजॉल्व्ड। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉज टू कंटेम्पलेट अकॉर्डिंग टू द रूल्स। मतलब ये कि 2 पार्टीज हैं, उनके दरमियान कोई आप कह लें कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो कोई इशू कॉज़ कर मतलब उससे कोई इश्यू जो है वो रेज़ हो रहा है, कोई मतलब प्रॉब्लम हो रही है पार्टीज़ के दरमियान, जो कि रिज़ॉल्व होना चाहिए। तो उसमें फिर कॉन्ट्रैक्ट लॉज़ जो हैं, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट लॉज़ का मतलब है कि अब जैसे देखें ना आप, हमने ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़े, उसमें कॉपीराइट था। तो कॉपीराइट में क्या है कि आप अपना जो अपनी प्रोडक्ट या कोई भी अपनी चीज़ उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, तो फिर आप उसको, कोई और उसको कॉपी नहीं कर सकता। तो आपने जहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन करवाई है,
अगर किसी ने आपका कॉपी किया है, तो आप उनसे जा कहते हैं कि ये देखें जी, हमारा डाटा कॉपी हो रहा है, इनको रोकें। ठीक है ना? मतलब कॉन्ट्रैक्ट लॉज़ ये वो अथॉरिटीज़ हैं जो लॉज़ को कॉन्ट्रैक्ट के लॉज़ को एनफोर्स करती हैं, मतलब कि उनको अप्लाई करना या इम्प्लीमेंट करना जो है वो इनका काम होता है। नेक्स्ट जो बात हो रही है वो ये है कि देयर आर ऑलमोस्ट नेवर डिस्प्यूट्स ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच रन परफेक्टली। एग्जाम्पल मैरिज। ठीक है, अब ये वो कह रहा है कि देयर आर ऑलमोस्ट नेवर डिस्प्यूट्स ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच रन परफेक्टली, मतलब जिस कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान जो है या जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो कोई डिस्प्यूट ना हो। डिस्प्यूट का मतलब है ऐसी बात जिसमें किसी को प्रॉब्लम ना नहीं हो सकती। मतलब देखें ना, आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आप कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी शिकें, ऐसे पॉइंट्स ऐड कर दें कि जिसमें 2 पार्टीज़ हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी, तो ए को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, बी को कम पहुँचे, वो डिस्प्यूट होता है। उसमें होता है कि यार ये तो इसका हक बन रहा था या इसका नहीं। तो इस सेंस में जो है वो कह रहा है कि अगर तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें डिस्प्यूट कोई नहीं, ठीक है? तो वो परफेक्टली जो है वो रन करेंगे, ठीक है? एग्ज़ाम्पल ऑफ अ शिप कैरिंग अ कार्गो, ठीक है? अब जैसे एक एक और एग्ज़ाम्पल उसने ये कही है कि जो एक शिप है, जैसे ये कोरियर होता है, तो ये बाय आप कह लें कोई किसी बस के ज़रिए भी कोरियर होता है, बाय प्लेन भी होता है, बाय शिप भी होता है। तो कार्गो बेसिकली ये जो बिज़नेस पर्पज़ के लिए जो होता है, ये सामान को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो एक शिप जो है वो कार्गो को मतलब कैरी कर रहा है। तो एक देखें आपका कॉन्ट्रैक्ट है, उन्होंने आपसे एक चार्जेज़ माँगे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस चीज़ को अमेरिका भेजने लगे हैं बाय शिप, तो उनके चार्जेज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो $1000 हैं, आपने $1000 पे कर दिए हैं, अब वो उसको फ़ॉलो करेंगे। In order to avoid disputes and future difficulties, it is better to draft a document which set out। अब वो कहता है कि फ्यूचर में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम से बचने के लिए आप एक डॉक्यूमेंट जो है वो ड्राफ्ट करें। मतलब ये कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटन फॉर्म में हो और जिसमें क्या आपने लिखना है वो यहाँ पे है, द टर्म्स ऑन विच बोथ पार्टीज इज टू वर्क, कि वो टर्म्स जिस पे दोनों पार्टीज़ एग्री हुई हैं। अगेन मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि आपकी बिज़नेस कंपनी है ऑनलाइन और आपने किसी लाइक टीसीएस या इस तरह की किसी सर्विस के साथ जो है वो आपने एग्रीमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो अब उसमें टर्म्स हैं, टर्म्स क्या है जी कि हो सकता है टर्म्स इस तरह के हों कि आपने कहा हो कि जो ये टीसीएस कंपनी है, ये हमें 20% डिस्काउंट देगी हर डिलीवरी पे, और आपके ऊपर ये टर्म्स हो सकती हैं कि आपने जितना भी ऑर्डर देना है, आपने इसी कंपनी को देना है इतने साल के लिए। तो ये इस तरह से जो है, पहले तो टर्म्स जिन पे दोनों पार्टीज़ ने वर्क करना होता है, वो ये इसमें लिखी जाती हैं। फिर मेथड्स ऑफ पेमेंट्स, कि अगर किसी पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी को पेमेंट करनी है, तो वो किस तरह से होगी। एप्रोप्रिएट वेज़ टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, नोटिस रिक्वायर्ड। अब ये एंड पे ये चीज़ आपने मस्ट बतानी होती है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा, तो किस तरह से टर्मिनेट किया जा सकता है, उसके तरीके या क्या उसका मेथड होगा, वो सारा जो है वो भी हम मेंशन करते हैं। मतलब देखें किसी के साथ आपका एग्रीमेंट है, तो यही आप करते हैं ना जी, हमारा इस चीज़ पे एग्रीमेंट हो गया है, मैंने इससे ये चीज़ खरीदी है, मैं इसको इतना पे करूँगा। अगर मैं इतनी देर तक ये पे ना करूँ या मैं इसकी वायलेशन करूँ, तो मुझे ये नुकसान या ये पेनल्टी या फाइन जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ये बात जो है वो यहाँ पे बताना चाह रहा है। फिर इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें इसको, तो कॉन्ट्रैक्ट शुड बी क्लियर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर का मतलब है कि जो बात है, वो सारी क्लियर कट इसमें मेंशन्ड हो। उसके बाद ये है जी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंसाइज़ होना चाहिए। कंसाइज़ का मतलब है कंप्लीट, मतलब कि जो कुछ जो या जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो सारी उसके अंदर मेंशन हों, ठीक है? वो हर चीज़ को कवर करे। एंड कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब वैसे तो होता है कि तसलसल। यहाँ पे कंसिस्टेंट का मतलब होगा कि वो ऐसा ना कोई कॉन्ट्रैक्ट हो कि जिसमें कोई चीज़ अनक्लियर, कहीं पे कोई चीज़ समझ आ रही है, कहाँ कहीं पे नहीं समझ आ रही, कहीं पे कोई बात कह दी हुई है, कहीं पे कोई बात इग्नोर की गई है, इस तरह से जो काम ना किया जाए। देयर शुड बी नो एम्बिग्यूइटी, ठीक है?
किसी किस्म का कोई एम्बिगुइटी, कोई डाउट, कोई इस तरह की ऐसी चीज़ जो इन फ्यूचर कन्फ्यूजन क्रिएट कर सके, वो नहीं होनी चाहिए। एंड द पार्टीज़ टू द एग्रीमेंट शुड बी लेफ्ट इन नो डाउट। ठीक है जी, कोई भी इनमें से जो पार्टीज़ हैं, कोई भी इनमें से उसको किसी किस्म का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए एज़ टू देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़। मतलब ऐसा एग्रीमेंट हो कि जो पार्टीज़ जिनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उनको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे, उन्हें पता हो कि उनके राइट्स और ड्यूटीज़ जो है वो क्या हैं। एम्बिग्युइटी एंड डाउट्स कैन लीड टू परफॉर्मेंस व्हिच इज़ व्यूड एज़ अनसैटिस्फैक्टरी। अगर किसी किस्म का डाउट होगा, कोई एम्बिग्युइटी होगी या किसी को कोई शक होगा, तो उससे क्या होगा, उससे जो है वो एक डाउट सा या ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा कि जिसकी जो आउटपुट है, वो अनसैटिस्फैक्टरी होगी। आउटपुट जो है उस पे फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये 100% आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस हुई है। ये एक इश्यू हो सकता है। दिस कैन लीड टू डिसएग्रीमेंट। ज़ाहिर है अगर इस तरह का कोई एनवायरनमेंट बन गया है कि काम सही नहीं चल रहा, तो फिर डेफ़िनेटली डिसएग्रीमेंट की तरफ आप जाएँगे एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ टाइम। और आपका एक काम जो आपने कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट शुरू किया था और वो आपने मिड में छोड़ दिया है, तो दोनों पार्टीज़ का टाइम भी वेस्ट हुआ है क्योंकि काम तो फिर कंप्लीट नहीं हुआ। टाइम का भी ज़िया है, उसके बाद एफर्ट्स जो लगी, वो भी सारी ज़ाया हो जाएँगी एंड देयरफॉर मनी। और डेफ़िनेटली पैसा तो ज़ाया होगा, ज़ाहिर है दोनों पार्टीज़ के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों साइड्स पे मैन पावर होगी, लेबर होगी, स्टाफ होगा जो वर्किंग करते हैं, वो कब से काम कर रहे हैं और अचानक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पे डिसमिस हो गया है, तो फिर जो है वो ज़ाहिर है दोनों साइड्स पे जो है वो लॉस होगा। तो और अगर डिस्प्यूट को ख़त्म करना चाहेंगे, तो भी लॉस होगा, कॉन्ट्रैक्ट को ही ख़त्म कर देंगे, तो भी लॉस होगा। जैसे ये लिखा हुआ है इन रिज़ॉल्विंग मैटर, कि अगर आप मैटर रिज़ॉल्व कर रहे हैं, तो भी लॉस होगा। ज़ाहिर है, आपका उतनी देर आपका प्रोजेक्ट रुका रहेगा। आप आपने जैसे एक फॉर एग्ज़ाम्पल रोड बन रही है, और रोड के ऊपर किसी किस्म का कोई ऐसा इश्यू बन जाता है कि जी यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे बननी है, तो लेबर तो आपने हायर की हुई है। आपको उस इलाके वाले एरिया वाले अगर ना बनाने दें, तो इसका मतलब है आपको लेबर चार्जेस तो पड़ रहे हैं। तो मतलब ये अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्लियर कट नहीं होगा, तो वो फिर इन फ्यूचर आपको बहुत सी जो है वो आप कह लें कि प्रॉब्लम्स, चाहे वो फाइनेंशियल है, वो टाइम के ज़ुमरे में या एफर्ट के सेंस में आए, वो आपको फेस करना पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सप्लाई ऑफ कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर एट अ फिक्स्ड प्राइस। अब एक कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं कि आप कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर वो होता है जो ऑन ऑर्डर जो है वो बनवाया जाता है। तो कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर एक फिक्स प्राइस पे सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट जो है, उसके अबाउट थोड़ी-सी अब हम डिस्कशन करते हैं कि ये किस तरह से काम होता है। सॉफ्टवेयर सप्लायर्स ट्राई टू यूज़ व्हाट are known as standard form of contract, which are used or intended to be used many times over। मतलब क्या है कि अगर आपका कोई ऐसा आप कह लें कि सॉफ्टवेयर है, जो कि आप फिक्स प्राइस पे जो है वो सप्लाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या समटाइम्स ऐसे भी होता है कि जब सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस पे ही आपने देनी है, तो आप एक ही कॉन्ट्रैक्ट को बार-बार जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये कि जो आपने एक मुसवदा बनाया है, ड्राफ्ट बनाया है, कॉन्ट्रैक्ट के जो पॉइंट्स लिखे हैं, वो हर दूसरी मतलब आप जिसको बेचेंगे, आप उसके साथ वही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर सकते हैं। Such a contract might consist of a short introductory section। ये जो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसमें शॉर्ट इंट्रोडक्टरी सेक्शन होगा। A set of standard terms and conditions, जो उसकी स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एंड अ सेट ऑफ अपेंडिसेस और annexes। अब ये 3 चीज़ें हैं, इनको मैं बारी-बारी आपको बताता हूँ कि ये क्या होती हैं। सबसे पहले है अ शॉर्ट इंट्रोडक्टरी सेक्शन। पहली बात तो ये है कि आप ये एक दफ़ा फिर देख लें कि ये कौन-सा कॉन्ट्रैक्ट है। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने एक प्रोडक्ट बनाई हुई है, वो आप लोगों को बेचते हैं, उसकी प्राइस सेम है। तो आप क्या करते हैं, आप उसका एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, सबको वही देते हैं, बस ऊपर वो पार्टीज़ के नेम और ये वो चीज़ें चेंज कर देते हैं। तो उसमें वो कहता है शॉर्ट
इंट्रोडक्टरी सेक्शन होता है, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन, ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन जो हर एक के साथ आपने करनी होती हैं। और फिर सेट ऑफ अपेंडिसेस और एनेक्स, ये एक तरह से समझ लें लिस्ट होती है। अपेंडिक्स होती मतलब जिसमें आप कह लें कि वो सारी आउटलाइन एक होती है आपकी प्रोडक्ट के बारे में, उसके अबाउट जो डाटा होता है, उसके बारे में। तो ये एक तरह से लिस्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, तो इंट्रोडक्टरी सेक्शन जो है, इसमें क्या होता है? अभी ये तीनों चीज़ें हमने पीछे देखी हैं, ये अब हम बारी-बारी देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली एक जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो हमने कैसे लिखना है। पहले शुरू में हमने कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं या वो किस तरह से अप्लाई होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर कंपनी में किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इंट्रोडक्टरी सेक्शन में आप जो है वो क्या लिखेंगे, इसको भी हम देख लेते हैं कि इंट्रोडक्टरी सेक्शन क्या होगा। इट स्टेट्स दैट it is an agreement between the parties whose name and registered address are given. Introductory section में क्या होगा कि जो पार्टीज जिनके दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उनके नेम और उनके एड्रेसेस या उनका कोई भी मतलब जो भी ऐसी चीज़ जिससे उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके, वो उनका ईमेल आईडी, कोई वेबसाइट, कोई उनका फिजिकल एड्रेस, जो भी चीज़ है उसको यहाँ पे मेंशन किया जाता है। इट इज़ डेटेड एंड साइन्ड बाय ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टीज। ठीक है? मतलब आप उसके ऊपर साइन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, कौन करेगा? ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कि उस कंपनी या उस पार्टी का कोई नुमाइंदा जिसके पास जिसको ऑथराइज किया गया है कि वो जाके कॉन्ट्रैक्ट करके आए, वो इसको साइन करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होगा जी? इट ऑफन बिगिन विद अ सेट ऑफ डेफिनिशंस ऑफ टर्म्स यूज्ड इन द कोर्स ऑफ एग्रीमेंट। मतलब इसमें सेट ऑफ डेफिनेशंस शुरू में जो है ना वो डिफाइन की जाती हैं। अब सेट ऑफ डेफिनेशंस का क्या मुराद है? ऐसे कुछ वर्ड्स, अब जैसे 2 कंपनीज़ के दरमियान एग्रीमेंट हो रहा है। एक कंपनी है, एक उससे सर्विसेज़ ले रहा है। मतलब एक कंपनी सर्विसेज़ दे रही है, एक ले रही है। तो ऐसे भी हो सकता है कि जो कंपनी सर्विस ले रही है, वो शुरू में बता दी जाए कि उसको कंपनी के नाम से हम इसमें मेंशन करेंगे। और जो सर्विसेज़ ले रही है, उसको क्लाइंट कहा जाएगा। और जहाँ पे लिखा होगा कि क्लाइंट जो है वो ये काम करने का पाबंद है, इसका मतलब है कि हम इस कंपनी की बात कर रहे हैं जो सर्विसेज़ ले रही है। इस तरह की चीज़ें हैं कि सेट ऑफ डेफिनिशन ऑफ टर्म्स, मतलब जो टर्म्स यूज़ होनी है, कोर्स ऑफ एग्रीमेंट, कि उस पूरे एग्रीमेंट के दौरान सेट आउट आइदर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब उन टर्म्स को अल्फाबेटिकली भी आप लिख सकते हैं या जिस तरतीब से उन्होंने आना है उस तरतीब से। मतलब आपने एक लिस्ट बना लेनी है कि अगर कहीं पे लिखा हो कि क्लाइंट, तो इसका मतलब ये कंपनी है, अगर इसमें लिखा हो थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी ये होगी। इस तरह की टर्म्स जो हैं वो इसमें डिफाइन की जाती हैं इंट्रोडक्टरी सेक्शन में। फिर उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जो दूसरा पार्ट है। अब टर्म्स एंड कंडीशन ये तो डिपेंड करता है आपका सॉफ्टवेयर क्या है, उसपे क्या आपने करना है। टर्म्स एंड कंडीशन मतलब कि आप सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, आप कितनी देर तक इसकी फ्री जो सर्विसेज़ मेंटेनेंस देंगे, अगर इसके बाद मेंटेनेंस के आप कितने चार्जेज़ लेंगे और इसका दौरानिया कितना होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होता है। फिर उसके बाद है जी एंड पे थर्ड जो पॉइंट था वो था एनेक्सिस। एनेक्सिस या अपेंडिसेस जो है वो आप इसमें इंक्लूड करते हैं। अब एनेक्सिस या अपेंडिक्स जो है वो क्या होती है? वो कहते हैं एनेक्सिस मस्ट इंक्लूड एनी डॉक्यूमेंट, हर डॉक्यूमेंट जो है उसमें इंक्लूड होनी होती है। दिस इज़ टू अवॉइड फॉर एग्जांपल द सिचुएशन इन व्हिच स्टेटमेंट मेड बाय एन ओवर एंथुसियास्टिक सेल्समैन व्हाइल ट्राइंग टू विन द बिज़नेस आर क्लेम्ड बाय क्लाइंट टू कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये है कि जैसे एक आप कह लें आइन होता है, एक जैसे शिकें नहीं बनी होती, पॉइंट्स बने होते कि अगर इस तरह हुआ तो ये उसका उसके ऊपर रिएक्शन करना है, ये काम हुआ तो उसके बाद ये होगा, अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो उस पे क्या करना है। ये जो इस तरह डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज़ के ऊपर क्या रिएक्शन करना है, उसकी आप एक लिस्ट मेंटेन करते हैं, ताकि अगर कभी कहीं पे कोई ऐसी ज़रूरत पड़े कि जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट को मिसयूज़ कर रहा है और किसी और आप कह लें कि रॉन्ग वे से बिज़नेस को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, बिज़नेस को विन करने की कोशिश की जा रही है, तो उसको जो है वो काउंटर किया जा सके।
अच्छा जी, इश्यूज डेल्ट विद स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन। स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन में किस किस्म की चीज़ें जो है वो डिस्कस होती हैं या क्या इश्यूज होते हैं? मतलब जो स्टैंड हमने अभी बात की थी कि स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस एक होती हैं जो हर एक पे अप्लाई हो जाती हैं। मसलन कि प्रोडक्ट कौन-सी बना रहे हैं, आपकी कंपनी या क्लाइंट के साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो आप उससे पहले तो होगा कि उसमें आप मेंशन करेंगे प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं। फिर ये कि डिलीवर कब करनी है, कैसे करनी है। उसके बाद जब वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी, तो वो टोटली न्यू कंपनी की होगी या आपका उसके ऊपर कोई ना कोई राइट होगा कि नहीं होगा। पेमेंट कब होगी, कब कौन करेगा, कैसे करेगा, कहाँ पे होगा। कैलकुलेटिंग पेमेंट फॉर डिलेज़ एंड चार्जेज़। फिर आप ये भी बताते हैं कि अगर इस तरह की भी होती है कि अगर जिन्होंने पेमेंट करनी है, अगर उन्होंने इन टाइम पेमेंट ना की, उनको इतना फाइन होगा। और अगर हमने डिलीवरी करनी है मतलब प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके सॉफ्टवेयर देना है और इस दिन तक ना हुआ, देन क्या होगा? ज़ाहिर है अगर वो पेमेंट लेट करता है उसको फाइन पड़ रहा है, तो अगर आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें डिले लेके आएँगे, तो आपके ऊपर भी जो है वो ये पड़ेगा असर मतलब आपको भी पेनल्टी पड़ेगी। फिर पेनल्टी क्लॉज़ मतलब पेनल्टी की शिकें कि क्या-क्या पेनल्टीज़ हो सकती हैं। मतलब कि अगर वो जो किसी को पेनल्टी डालनी है, वो फाइन के तौर पे डालनी है, वो किसी आप कह लें कि जैसे आप कह किसी को ये पेनल्टी डालें कि जी पहले आपने ये हमें 15 दिन में करके देना था, अब आप हमें 12 दिन में एक चीज़ प्रोडक्ट तैयार करके दें, इस तरह की, ठीक है? फिर ऑब्लिगेशन ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट्स को क्या-क्या राइट्स हासिल हैं, क्या-क्या नहीं हासिल, मतलब उसकी सारी उसके अबाउट जो सारी जो डिटेल जो चीज़ें हैं क्लाइंट को क्या बेनिफिट्स हैं या किस तरह जो भी उसके बेटरमेंट के लिए बातें हैं वो आप इसमें मेंशन करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन में जो बेसिक बातें जो ऐसी बातें जो कि हर आप कह लें कि उसमें चल जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, वो इस तरह की बातें होती हैं। अभी ये देखिए ना ये बातें जो हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्या बनाना है आपने, कब आपने डिलीवर करना है, उसके बाद वो प्रोडक्ट टोटली उनकी हो जाएगी या आपका उसके ऊपर कोई असर, कोई राइट, कोई हक होगा, पेमेंट कब होगी, कैसे होगी, कौन करेगा, किस टाइम पे करेगा, पेमेंट ना हुई तो क्या होगा, पेनल्टी किस-किस किस्म की पड़ सकती है, क्लाइंट को आप क्या-क्या फैसिलिटीज़ या किस तरह की चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ये सारी बातें जो हैं ये इसमें जो है वो स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो इस तरह की होती हैं। अच्छा जी, कंटिन्यूड है ये वाला टॉपिक और इसमें जब आपने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, उसके बाद आप क्या डिस्कस करेंगे जी? स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ वर्किंग कि वर्किंग मेथड क्या होगा? ये आप किसी को प्रोडक्ट बना के देते हैं तो वहाँ पे ना सिर्फ ये आपकी उनसे डिस्कशन होती है कि आप क्या बना के देंगे, आप ये भी डिस्कस करते हैं कि क्या आप कैसे बना के देंगे। मतलब वो प्रोडक्ट जो है, वो आपने वेब बेस्ड बनानी है, वो कोई डेटाबेस सेटअप है, वो एंड्रॉयड बेस है, वो डॉट नेट पे बनेगी, किस प्लेटफ़ॉर्म पे, किस लैंग्वेज में बनेगी, ये सारी बातें इसमें होती हैं। प्रोग्रेस मीटिंग्स जो है उसके वो अबाउट जो है वो सारा होता है कि कब-कब जो है वो आप इसकी प्रोग्रेस मीटिंग करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर्स के बारे में सारी कि कौन-कौन प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा। फिर एक्सेप्टेंस प्रोसीजर का मतलब ये है कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जब आपने प्रोडक्ट को हैंडओवर करना है कि उस टाइम पे क्या-क्या चीज़ें चेक की जाएँगी। मतलब आप उस टाइम क्या-क्या चीज़ें चेक करवाएँगे कि ये देखें जी ये चीज़ें इसमें या ये ऑप्शन इसमें मौजूद हैं, अब आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। वारंटी एंड मेंटेनेंस के अबाउट जो है वो डिस्कशन होगी कि आप इसकी क्या वारंटी देते हैं कि ये जो सिस्टम आपने डिज़ाइन किया है, ये कितना इफ़ेक्टिव है, कब तक चलेगा या कैसे चलेगा और मेंटेनेंस के अबाउट जो है वो भी आप फिर इसको बताएँगे। और एंड पे वही बात कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अबाउट ज़रूर होता है कि अगर क्या वजह होगी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट हो सकता है और अगर टर्मिनेट करना पड़ा तो किस-किस तरीके से हो सकता है मतलब क्या-क्या ऑप्शंस हैं प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करने की और उसपे फिर किसको कितनी पेनल्टी पड़ेगी या कितना बेनिफिट मिलेगा, ये सारी बातें भी इसमें डिस्कस होती हैं। अच्छा जी, अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज़। एक तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज़ का हमने बताया कि आप फिक्स प्राइस पे दे रहे हैं। जब आप एक चीज़ फिक्स प्राइस पे दे रहे हैं, आपका एक फिक्स स्टैंडर्ड
कॉन्ट्रैक्ट होता है। और भी कुछ सर्विसेज़ होती हैं डिफरेंट किस्म की जिनके लिहाज से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो उसको देख लेते हैं वो किस तरह से है। वो कहता है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स, 4 टाइप्स हैं व्हिच आर वाइडली यूज्ड इन कनेक्शन विद प्रोविजन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज। सॉफ्टवेयर सर्विसेज मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उसके लिए जो 4 बेसिक कॉन्ट्रैक्ट्स की टाइप्स हैं। सबसे पहला जी फिक्स्ड प्राइस, दूसरे नंबर पे है कॉन्ट्रैक्ट हायर, तीसरे नंबर पे है टाइम एंड मटेरियल्स, चौथे नंबर पे है कंसल्टेंसी। फिक्स्ड प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट हायर, टाइम एंड मटेरियल्स एंड कंसल्टेंसीज, यही बातें जो है अब हम इनको जो है वो बारी-बारी डिस्कस करते हैं। ये जो पहले वाला है फिक्स्ड प्राइस, ये तो अभी हमने इधर डिस्कस कर लिया ना कि फिक्स्ड प्राइस जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का होता है। और फिक्स्ड प्राइस में हमने ये देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, उसका एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन होगा, एक टर्म्स एंड कंडीशंस का और एंड पे एनेक्सिस का। तो टर्म्स एंड कंडीशंस भी हमने देख ली कि बेसिकली किस किस्म की जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें होंगी। फिर इसके बाद जो है वो अब हम देखेंगे कि वो जो अदर सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स हैं, वो कौन-सी हैं। तो सबसे पहले जो भी हमने दूसरा पॉइंट देखना है वो है कॉन्ट्रैक्ट हायर। कॉन्ट्रैक्ट हायर क्या है? द सप्लायर एग्रीज टू प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ वन और मोर स्टाफ टू वर्क फॉर द क्लाइंट। कॉन्ट्रैक्ट हायर का मतलब क्या है कि जो सप्लायर मतलब आपकी जो आप जो है सॉफ्टवेयर कंपनी जो है, आप एग्री होते हैं इस चीज़ पे कि आप प्रोवाइड करेंगे सर्विसेज, ठीक है? लेकिन सर्विसेज किस तरह से प्रोवाइड करेंगे? ऑफ वन और मोर स्टाफ टू वर्क फॉर द क्लाइंट। मतलब ये है कि आप 1-2 क्लाइंट रिज़र्व कर देते हैं कि जी ये 1-2 क्लाइंट्स या स्टाफ मेंबर हैं आपके जो आपके जो क्लाइंट के साथ जो है वो काम करेंगे। अभी इसको आगे देखते हैं आपको क्लियर हो जाएगा। द स्टाफ वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द क्लाइंट। मतलब ये कि कॉन्ट्रैक्ट हायर का मतलब क्या होता है? आपकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, आपके पास एक टीम है 20-25 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। एक और कंपनी आपके पास आती है, अब कहती है कि हमें आपके 5 बंदे चाहिए, हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें हमें मैन पावर चाहिए, तो हमें 5 लोग मज़ीद हायर करने हैं वक़्ती तौर पे। एक प्रोजेक्ट के लिए वो 2 महीने का है, 6 महीने का है, तो आप हमें ये स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो दें। वो फिर स्टाफ मेंबर जब वो हायर करते हैं, तो फिर वो जो भी उनकी वर्किंग होती है, वो क्लाइंट की डायरेक्शन पे होती है, ठीक है? फिर उसके बाद वो कहता है सप्लायर्स रिस्पांसिबिलिटी इज़ लिमिटेड टू प्रोवाइड सूटेबल कॉम्पिटेंट पीपल। अब जो सप्लायर है उसकी सिर्फ़ इतनी रिस्पांसिबिलिटी है कि उसने सूटेबल कॉम्पिटेंट पीपल प्रोवाइड करने हैं। अब इसकी एक और मैं आपको सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे एक कॉलेज है, उसमें बहुत से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक कोई बाहर से आता है या कोई दूसरे कॉलेज से या दूसरे स्कूल से फॉर एग्ज़ाम्पल आता है, वो कहता है जी हमें मैथ्स का, फिज़िक्स का टीचर चाहिए जो हमारा ये लेक्चर पढ़ा दे। तो फिर कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके लिए कोई सूटेबल पर्सन जो है वो प्रोवाइड करे। इसी तरह सॉफ्टवेयर कंपनी में भी जो सप्लायर मतलब कि वो जो आप कह लें आपकी जो कंपनी है, आप जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ तक ये है कि कॉम्पिटेंट बंदा जो है वो प्रोवाइड करें एंड रिप्लेसिंग देम इफ दे बिकम अनअवेलेबल। और अगर उनमें से कोई नहीं आता तो उसको उसकी रिप्लेसमेंट आप देंगे और या वो बंदा सूटेबल नहीं है, तो फिर भी आप रिप्लेस करेंगे। जैसे ये बैंक्स में मुख्तलिफ शॉप्स पे लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए हैं, तो वो सिक्योरिटी गार्ड उनके पर्सनल तो नहीं होते, वो कंपनी होती है सिक्योरिटी वाली, उनके पास आप जाते हैं कि जी 2 गार्ड चाहिए, वो आपको उससे रिलेटेड 2 गार्ड जो है वो दे देते हैं। अगर वो गार्ड किसी वजह से छुट्टी पे है, तो उसकी जगह नया गार्ड भेजना उसकी ड्यूटी पे वो भी उनकी ज़िम्मेदारी है और अगर आप उस गार्ड से सैटिस्फाइड नहीं, तो वो फिर भी उसको रिप्लेस कर देते हैं। पेमेंट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ अ फिक्स्ड रेट। पेमेंट जो है वो फिक्स्ड रेट होती है फॉर ईच मैन डे वर्क। मतलब क्या है कि इसमें एग्रीमेंट इस तरह से होता है कि जितने बंदे आप बुलाएँगे और उनके पर डे इतने चार्जेज़ हैं, तो हर बंदे के हिसाब से टोटल इतना जो है वो बिल आपको बनेगा। इश्यूज़ सच एज़ डिले पेमेंट्स, एक्सेप्टेंस टेस्ट एंड मैनी अदर सिंपली डू नॉट अराइज़। कहता है इसमें जो है वो डिले पेमेंट्स वाले इश्यूज़, एक्सेप्टेंस टेस्ट या कोई इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो
रेज़ नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस टेस्ट से आपका कोई लिंक नहीं, क्लाइंट खुद इस पे जो है वो काम करवा रहा है, उसकी मर्ज़ी है, वो उन सॉफ्टवेयर जो आपके टीम से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स गए हैं, उनसे जो मर्ज़ी बनवाए। अब वो अगर उसका डिज़ाइन गलत है, तो वो उसकी हेडेक है, ठीक है? इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो इसमें जो है वो इस चीज़ों से आप बरी हो जाते हैं, वो इसमें जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती। तो फिक्स्ड एक था प्राइस कॉन्ट्रैक्ट पीछे, उसमें मैंने आपको बताया कि आपका एक एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आपने हमेशा एक ही प्राइस पे बेचनी है। आप उसके लिए एक स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस बना लेते हैं, जिसके साथ आपने एग्रीमेंट करना है। उसके साथ आप टॉप पे उसका नाम-शाम चेंज करके, नीचे बेसिक कंडीशन चेंज करके, तो आप उसको जो है वो कर देते हैं। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हायर में हमने ये देखा कि आप कोई सर्विसेज़ इस तरह की प्रोवाइड नहीं करते कि आपने कुछ बना के देना है। ये कॉन्ट्रैक्ट हायर वाला एग्रीमेंट तब होता है जब आप किसी को अपने स्टाफ मेंबर जो है वो आप कह लें जैसे लोन दिया जाता है इस तरह आप सॉफ्टवेयर मेंबर्स जो है वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं जो वहाँ पे काम करेंगे वक़्ती तौर पे। देन नेक्स्ट है टाइम एंड मटीरियल्स। अब टाइम एंड मटीरियल्स में क्या है? इट इज़ समवेयर बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट हायर एग्रीमेंट एंड फिक्स्ड प्राइस एग्रीमेंट। मतलब जो हमने एग्रीमेंट पढ़े हैं, ये उनके दरमियान में कहीं पे लाई करता है। मतलब कि इसमें आप कह लें कि आधी बातें जो हैं वो इस वाली होंगी, ये फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट वाली, आधी बातें जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हायर वाली होंगी। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ जो है वो क्या है। तो वो कहता है द सप्लायर एग्रीज टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर इन मच द सेम वे एज़ इन फिक्स्ड प्राइस। पहली बात ये कि आप इस चीज़ पे एग्रीमेंट कर जाते हैं सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट पर, जैसा आप एक फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं। मतलब क्या है? फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में आप क्या करते हैं कि आपका होता है कि जी ये प्रोडक्ट है, ये आपका एक समझ लें आपका एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, आप हमसे सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, उसके लिए प्राइस 2 लाख रुपए है। तो ये आप इस तरह की आप जो है ना एग्रीमेंट पे एग्री होते हैं, ये बेसिकली फिक्स्ड प्राइस में होता है। लेकिन बट द पेमेंट इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट incurred with the labor charge in the same way as for the contract hire। और लेकिन आप जो है उसकी जो पेमेंट लेते हैं, वो पेमेंट आपकी होती है स्टाफ की अ, आप कह लें यूसेज के हवाले से। मैं इसको अगर दोबारा से आपको बताऊँ कि फिक्स प्राइस में आप डिसाइड कर लेते हैं कि इतनी इसकी प्राइस होगी। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट हायर है उसमें आप बताते हैं कि इतने लोग हैं तो इतनी प्राइस यूज़ होगी। इसमें क्या है कि इसमें आपने जो है वो काम शुरू करना है। आपके पास प्रोडक्ट पता है आपने क्या बनानी है। आपने बता दिया जी मेरे 10 लोग यूज़ होने हैं, मैं ये 2 लाख में बनाऊँगा, लेकिन एक बंदे को मैं 1 दिन का अगर 1000 देता हूँ, तो आप मुझे एक दिन का जो है ना वो 10,000 पे करेंगे। मतलब फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मैं इसको शॉर्ट बताऊँ, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है और लेकिन पेमेंट जो है वो पर डे होगी, ठीक है? पेमेंट जो है वो पर डे होगी। द सप्लायर इज़ नॉट कमिटेड टू कंप्लीटिंग द वर्क फॉर क्लाइंट मतलब क्या है कि आपने एक फिक्स्ड पेमेंट पे डिसाइड कर लिया। मसलन आपने कहा जी ये 2 लाख में प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है? उसके बाद आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये जो हम जो है ना वो 1 दिन का एक बंदा जो है वो 1000 लेता है, तो मैं 10 बंदों की टीम इस पे लगाऊँगा। तो 10,000 पर डे आप पे करेंगे। अब इसी दौरान आपका जब प्रोजेक्ट चल रहा है और प्रोजेक्ट चलते हुए क्लाइंट कहता है कि मुझे ये वाली चीज़ भी इसमें ऐड करके दें। वो जो काम आपने 20 दिन में करके तो 2 लाख उससे लेना था 10-10 हज़ार करके, अब वो प्रोजेक्ट लेंथी हो गया। इसका मतलब क्या है कि वो 20 की बजाय 25 दिन में हुआ है। आप उससे 10,000 के हिसाब से लेते जा रहे हैं,
तो वो प्रोडक्ट जो है वो फिर उनको 2.5 लाख रुपए में मिलेगी, ठीक है? तो वो कहते हैं कि जो सप्लायर है, उसका लाज़मी नहीं कि वो फ़िक्स प्राइस पे अब आपको काम करके दे। ऐसे हो सकता है कि जो मैक्सिमम पेमेंट है, वो फ़िक्स्ड जो पेमेंट है, उससे आगे चली जाए, ठीक है? मतलब कि प्रोजेक्ट आपका कुछ इस तरह का बन जाए या इस तरह से मतलब उसमें वो ऐसी कोई चेंजिंग्स आ जाए कि प्रोडक्ट की जो डेवलपमेंट है, उसमें डिले आ रहा है और डिले आने की वजह से जो है वो कॉस्ट आपकी बढ़ जाए। तो टाइम एंड मटेरियल्स में ये होता है कि आपने एक फिक्स प्राइस डिसाइड कर ली होती है और आप उसका पेमेंट मेथड रख लेते हैं कि ये जितना काम यानी कि आप कहते हैं कि ये टोटल प्राइस है, लेकिन इतने काम के हम इतने पैसे लेंगे, इतने टाइम के हम इतने पैसे लेंगे। अब अगर उतने काम से, उतने टाइम से बात आगे बढ़ जाती है, तो फिर वहाँ पे आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की जो फिक्स प्राइस है, उससे बात काफ़ी आगे चली जाती है और ये क्लाइंट की हेडेक होती है। इसमें जो आप या सप्लायर कह लें, इनको कोई प्रॉब्लम या इश्यू नहीं होता। फिर है जी कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स। कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली आप यही कह लें कि कंसल्टेंसी क्या होती है, आप जब किसी से राय लेते हैं, किसी से मशवरा करते हैं, तो कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स में कहता है जी कंसल्टेंट्स आर typically used to access some aspect of an organization and to make proposals for improvement. देखें कंसल्टेंट हायर करने का मतलब क्या है कि आप एक कंसल्टेंट को या टीम ऑफ कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं। उनका काम क्या होता है कि उन्होंने एक खास एरिया जो उस ऑर्गेनाइजेशन का है उसको चेक करना है, फोकस करना है और उसके जो इम्प्रूवमेंट के जो एस्पेक्ट्स हैं वो बताने हैं, किस तरह से इम्प्रूव हो सकती है वो प्रपोज़ल देना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कॉलेज है एक। तो एक कॉलेज है, तो उसमें वो देखते हैं कि जो टीचर्स हैं, उनका फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लें कि बोर्ड प्रेज़ेंटेशन नहीं ठीक, तो वो कंसल्टेंट एक हायर कर लेते हैं, जिससे जो कि हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस वगैरह करवाए। तो वो फिर क्या करता है, वो उस पे वर्क करता है, वो टीचर्स की हैंड राइटिंग देख के उनको टिप्स देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है या जो भी इस तरह का काम होता है, वो इस तरह की सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है। The end product of a consultancy project is therefore usually a report or other document. जो कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट होता है उसके एंड पे जो रिजल्ट आता है, जो प्रोडक्ट होती है, एंड प्रोडक्ट का मतलब जो फाइनल आउटकम है, वो या तो कोई रिपोर्ट होगी या कोई डॉक्यूमेंट। ज़ाहिर है आप का जो कंसल्टेंट है उसने आपको प्रपोजल्स देने हैं कि किस तरह से आपका काम इम्प्रूव हो सकता है। तो वो तो फिर आपको लिख के देगा ना, एक फ़ाइल बना के देगा, कोई डॉक्यूमेंट होगी या कोई रिपोर्ट टाइप देगा कि जी इस तरह से आपका जो ये एरिया जिसमें ये वीकनेस है, या आपको ये किसी किस्म की जो प्रॉब्लम या इश्यूज़ आ रहे हैं, इसको आप किस तरह से जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है जी कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स आर यूजुअली अंडरटेकन फॉर अ फिक्स्ड प्राइस बट द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ वेरी मच सिंपलर। इसका जो एग्रीमेंट होता है वो फिक्स प्राइस्ड होता है कि जी हम इतने प्राइस पे आपकी सर्विसेज़ जो है आपको प्रोवाइड करेंगे और वैसे भी जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? वो बिल्कुल सिंपल होता है। आपको बता दिया जाता है कि ये चीज़ है, इस पे आपने ये वर्किंग करनी है और उसको रिज़ॉल्व करना है। ये इसकी बड़ी टाइप्स हैं जैसे आजकल फ्रीलांस मार्केट में ये हो रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन हो रही है, वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ेशन हो रही है, उसमें क्या होता है या यूट्यूब चैनल्स की ऑप्टिमाइज़ेशन की सर्विसेज़ हैं कि आप वहाँ पे आपको कंसल्टेंट्स मिलते हैं। अगर आपका यूट्यूब चैनल जो है वो ग्रो नहीं कर रहा, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक कम है या आप चाहते हैं कि गूगल पे कोई किसी प्रोडक्ट को सर्च करे लाइक आपके मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड वेबसाइट है और कोई मोबाइल फ़ोन्स को सर्च करे, तो आपकी वेबसाइट सबसे पहले शो हो तो वो कैसे शो होगी? इस तरह की चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए आप एक पर्सन सर्च इंजन एक्सपर्ट, एसईओ एक्सपर्ट जो है वो हायर करते हैं। तो वो एक कंसल्टेंट है, आप उसके साथ डिसाइड कर वो कहता है जी मैं आपसे लूँगा लाइक 30,000 और आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल पे टॉप 5 पे मैं ले आऊँगा।
सिंपल सी बात है, वो ले आएगा, आप पे कर देंगे, वो नहीं लाएगा, बात खत्म हो गई। ये सिंपल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें जस्ट इस तरह की सर्विसेज़ देनी होती हैं। तो ये बेसिक 4 टाइप्स थी कंसल्टेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स की, कि जिसमें से आपसे एक फिक्स प्राइस था, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हायर था, उसके बाद टाइम्स एंड मटीरियल्स और उसके बाद कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है? मैं एक दफ़ा फिर ये देख लें, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम है, आपको पता होना चाहिए। फिक्स प्राइस में ये है, आप एक आपकी फिक्स प्राइस एक प्रोडक्ट है, उसका एक एग्रीमेंट है, वो हिसाब पे अप्लाई होता है। ये जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस वाला है। तो आप ये करते नहीं जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं, वो सब की सेम ही ऑलमोस्ट होती हैं, हम बगैर पढ़े नेक्स्ट नेक्स्ट कर देते हैं। आजकल वैसे काफ़ी शोर इसके अबाउट हो रहा है कि जी ये व्हाट्सऐप के बारे में जो हो रहा है, ठीक है? कि जी उनकी कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई हैं जो कि हार्मफुल हैं। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हायर है, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट हायर में क्या होता है कि आप जो है वो अ, डिसाइड कर लेते हैं कि जी आप स्टाफ मेंबर किसी को प्रोवाइड करेंगे। टाइम एंड मटीरियल में ये है कि जितना काम उतने पैसे आप चार्ज करेंगे और कंसल्टेंसी में ये कि आप उनसे ये जो आप कह लें जैसे अपने मशवरे देंगे, राय देंगे, इस तरह के काम जो हैं वो इसमें कंसल्टेंसी में आएँगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था इसका कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लॉज़ के बारे में। बेसिक बातें थी जो हमने अभी डिस्कस की हैं और आज जो है वो हम आज का टॉपिक यहीं पे कंक्लूड करते हैं। बाकी फिर इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट वीक देखेंगे।